हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के फरवरी 2024 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लेक क्वीन क्रूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर के रामगढ़ताल में इस क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया। लेक क्वीन क्रूज। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मिर्जापुर में किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए राज्य से 21 बच्चों का चयन किया गया। बटेश्वर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती, जो कि थी 25 दिसंबर 2023 को, इस दिन 148 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और उनके नाम पर बने सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बटेश्वर से गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ। आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली बकायादारों के लिए यह योजना थी। 8 नवंबर से 31 दिसंबर यानी 54 दिनों तक यह 3 चरणों में चलाया गया। उपभोक्ताओं को 50 से 100% तक छूट प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में 57 साइबर क्राइम थाने। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने हैं। बाकी बचे हुए 57 जनपद में भी इसी तरह के थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI के साथ समझौता। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का IRRI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर चावल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वाराणसी में विकास परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री द्वारा 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन। चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर पार्क। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनेगी आधुनिक गौशाला। यह गौशाला लखनऊ के उत्तर धौना गांव में बनाई जाएगी। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ के उत्तर धौना गांव में। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट का शुभारंभ। इसका शुभारंभ चंदौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ में किया गया। इस यूनिट का प्रयोग कम वजन वाले तथा पीलिया से पीड़ित शिशुओं का इलाज करने के लिए किया जाएगा। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, यह चंदौली के नौगढ़ में। उत्तर प्रदेश में विशेष सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान। यह अभियान 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक संचालित किया गया। इस अभियान में कुशीनगर जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। कुशीनगर जिले को 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में, और इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद ओवरऑल चैंपियन बना। अगला है बृहद काशी सांसद रोजगार मेला। वाराणसी में बृहद काशी सांसद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है नो नॉनवेज डे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साधु TL वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। 25 नवंबर को साधु TL वासवानी की जयंती पर। अटल गीत गंगा कार्यक्रम। अटल गीत गंगा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। अवध फेस्टिवल, इसका भी आयोजन लखनऊ में किया गया। भिक्षा से शिक्षा की ओर। भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 500 बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राजभवन में एक स्वयंसेवी संस्था भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहला स्थान तिरियानी ब्लॉक ने प्राप्त किया, जो कि कुमुराम भीम आसिफाबाद तेलंगाना में स्थित है। तिरियानी ब्लॉक पहला स्थान और कौशाम्बी जो है यह दूसरा स्थान प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। कानपुर में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC से उच्चतम ग्रेडिंग प्राप्त किया। मथुरा में स्थित गोकुल बैराज। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मथुरा स्थित गोकुल बैराज में सीवेज शोधन संयंत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, सीवेज शोधन संयंत्र के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल गोरखपुर में शुभारंभ। अन्य राज्य की न्यूज देख लेते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, इसका आयोजन पटना में किया गया। वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैथिली साहित्यकार वासुकीनाथ झा को उनके मैथिली निबंध संग्रह बंध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। ये औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर और नालंदा जिले में स्थापित किए जाएंगे। गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। मिशन दक्ष योजना। बिहार में कमजोर छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष योजना शुरू की गई, जिसमें शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। मिशन दक्ष योजना। बिहार को वनीकरण प्रयासों हेतु मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान। दुबई में आयोजित COP 28 में बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही वनीकरण अभियान, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में शुरू किया गया था। 18वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपटक विश्व शांति पूजा का आयोजन। इसका आयोजन कहां पर किया गया? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में। उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को GI टैग। उत्तराखंड एक दिन में सबसे अधिक GI टैग वितरित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया, जिसमें उसने एक ही दिन में 18 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया। रामचरितमानस की चौपाई का मुंडारी भाषा में अनुवाद। झारखंड में खूंटी जिले के चारिद गांव में रहने वाले छत्रपाल सिंह मुंडा ने इस महाग्रंथ को क्षेत्रीय भाषा मुंडारी में पेश किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई। 21 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने इस लाइव वीडियो की सुनवाई का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 2023, इसका आयोजन भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया गया। राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 2023। कूनो वन महोत्सव। मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले के रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कूनो वन महोत्सव का आयोजन किया गया। 20वां न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। हिम महोत्सव, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन। अगला है रास महोत्सव। विश्व के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप असम के माजुली में रास महोत्सव या रास लीला का आयोजन किया गया। असम के माजुली में रास महोत्सव या रास लीला का आयोजन किया गया। 22वें हार्नबिल महोत्सव 2023, इसका आयोजन नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2023 तक किया गया। हार्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड का 61वां राज्य दिवस जो कि 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में। निर्माण अप्सुजा इंफ्राटेक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन के सहयोग से तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में विश्व के पहले 3D मंदिर का अनावरण। आंध्र प्रदेश में कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण और नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें राष्ट्रपति द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इन विधेयकों पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 यह भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 358 धाराएं होंगी। इसमें पहले 511 धाराएं थी, यानी IPC में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के स्थान पर सीआरपीसी 1973 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 531 धाराएं होंगी, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता 2023 यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया है। इसमें 170 धाराएं होंगी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं थी। प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है और 41 अपराधों की सजा की अवधि को बढ़ा दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कैद या मृत्यु पर्यंत कैद, नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद अथवा फांसी। और रेप की धारा अब 63 और 69 होगी। पहले 375 और 376 थी, अब जो है वह होगी 63 और 69। हत्या की धारा 101 होगी, जबकि पहले 302 थी। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी। किसी केस में 90 दिन में क्या हुआ इसकी जानकारी विक्टिम को देनी होगी। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023। इसको भी 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यह अधिनियम 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। इसके अलावा यह द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। यह निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पदों से मुक्ति से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वह एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता अथवा सबसे बड़े दल का नेता। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। इसमें अपील अधिकरण के लिए अध्यक्ष की आयु सीमा जो है वह 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। यानी अधिकरण के अध्यक्ष की आयु अब 70 वर्ष होगी जो कि पहले 67 थी और अन्य सदस्यों की 67 वर्ष कर दी गई है जो कि पहले 65 थी। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर आरक्षण एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 देख लेते हैं। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित यानी सामाजिक जाति शब्द को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान। इस अधिनियम में एससी, एसटी और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियां तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 देख लेते हैं। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव। इन सदस्यों में से 7 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीट 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान। यानी टोटल तो 114 है, लेकिन इसमें से 24 सीटें जो है वो पीओके के लिए आरक्षित रहेंगी। उपराज्यपाल विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों में से 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। इन 2 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वह महिला होनी चाहिए। अगला है जनजातीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि व्याख्यान। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदि जनजाति अधिविन्यास कार्यक्रम यानी आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया। अर्जुन मुंडा द्वारा नई दिल्ली में। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर गैर कानूनी संगठन घोषित। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 की धारा 3A के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। अगला है खान मंत्रालय द्वारा
एनजीडीआर पोर्टल का शुभारंभ। खान मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी यानी एनजीडीआर पोर्टल लॉन्च किया गया। एनजीडीआर पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने, उसे साझा करने, उसका विश्लेषण करने के लिए व्यापक ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट है सूरत डायमंड बोर्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने को वैध ठहराया। इस 5 जजों की पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। पीठ के अनुसार अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर के राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ ने 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है। 30 सितंबर 2024 से पहले 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 35 से 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। अगस्त 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की थी। अगस्त 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। नेक्स्ट है ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर केबिन अनिवार्य करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2025 या इसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। यह बैठक पटना में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। नेक्स्ट है आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। खादी माटी कला महोत्सव। खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। सूरत एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। डीजीसीए से अयोध्या एयरपोर्ट को लाइसेंस। अयोध्या एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को लाइसेंस प्राप्त हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसकी थीम थी भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सबसे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है 90, लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5। विधानसभा की 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5। मध्य प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। विधानसभा सीटों की संख्या है 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा की 10। तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या है 119, लोकसभा की सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा की 7। 119, 17 और 7। मिजोरम में बने हैं मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1। नेक्स्ट है उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, इन तीनों के मध्य जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इसका विषय था स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। अगला है कला एवं संस्कृति। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। कहां पर? फ्रांस के सेरगी में। इन्हें यानी तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े योग सेंटर स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन वाराणसी के उमराहा में किया गया। वाराणसी के उमराहा में
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि स्वर वेद के लेखक हैं। स्वर वेद के लेखक कौन है? संत सदाफल महाराज। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। इसमें भागीदार राज्य रहा असम। भागीदार राज्य असम। काशी तमिल संगमम 2023, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। काशी तमिल संगमम 2023। गरबा नृत्य, यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। गरबा इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इससे पहले 14 थे, जबकि गरबा के बाद अब ये संख्या जो है वह 15 हो गई। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक भाषा की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई थी। 12वां दिव्य कला मेला 2023। 12वां दिव्य कला मेला 2023, इसका आयोजन सूरत में किया गया। अगला है आर्थिकी। सदी के अंत तक भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति सीईबीआर यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 21वीं सदी के अंत तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का जीडीपी चीन से 90% और अमेरिका से 30% अधिक होगा। भारत 2024 से 2028 तक औसतन जो है 6.5% की वृद्धि दर बनाए रखेगा। अगला है सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17% से अधिक की वृद्धि। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17% से अधिक दर्ज किया गया। रिफंड समायोजित करने से पूर्व प्रत्यक्ष करों का संग्रह 15,95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि 2022-23 में यह 13,63,000 करोड़ रुपए था। एडीबी द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। वर्ष 2025 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.7 पर बरकरार रखा है। प्रवासियों से धन प्रेषण प्राप्ति में शीर्ष देश। विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रवासियों से धन प्राप्त करने में वर्ष 2023 में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने देश में अनुमानित $125 रकम भेजी। अगला है भारतीय बैंकों की विदेशी उपस्थिति में वृद्धि। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय बैंकों ने सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी विदेशी उपस्थिति को बढ़ाकर 417 कर लिया है, जो कि पिछले वर्ष अंत तक 399 था। 417। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़ा। वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-नवंबर अवधि में घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया है। ऊर्जा उपभोग में 4.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत जो है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक। आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक रहा। भारत का पहला एआई मॉडल, जिसका नाम है कृत्रिम। ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल के नेतृत्व वाले एआई उद्यम कृत्रिम एसआई डिजाइन्स द्वारा इसका अनावरण किया गया। कृत्रिम जो है यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम है। अगला है जेन रोबोटिक्स। केरल स्थित स्टार्टअप्स जेन रोबोटिक्स को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस सम्मेलन यानी जीपीएआई 2023 में भारत के शीर्ष एआई स्टार्टअप के रूप में चुना गया। शीर्ष एआई स्टार्टअप जेन रोबोटिक्स। रक्षा मंत्रालय व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे के साथ अनुबंध। यह अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किया गया। रक्षा मंत्रालय व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे के मध्य। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता जो है वह कम करना है। महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य समझौता। यह समझौता टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।